देखो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सबसे पहले जो आपका हेडिंग दिया हुआ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट। हम लोग पीछे से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 3 वर्ड है, एक तो है आपका पीरियोडिक, दूसरा है क्लासिफिकेशन एंड थर्ड वन इज एलिमेंट। पहले एलिमेंट को समझते हैं, फिर हम लोग उसके बाद क्लासिफिकेशन को समझेंगे और तब लास्ट में हम लोग पीरियोडिक को समझेंगे। ठीक, पहला बात, एलिमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट। एलिमेंट को समझने से पहले हम लोग क्लास 9 को थोड़ा सा क्विक रिव्यू करते हैं जल्दी से। तो क्लास 9 में एक चैप्टर होगा मैटर अराउंड अस या मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें एक चैप्टर होगा 9 क्लास में जिसमें होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर्स हैं, मतलब मैटर्स का है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय अ मैटर। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास। हमारे चारों तरफ वो सारा चीज जिसमें कुछ ना कुछ मास है और कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक, बेंच, डस्टर, आयरन रॉड, एल्युमिनियम रॉड एंड सो ऑन। इस तरह से जितना भी चीज जिसमें कुछ ना कुछ मास हो और कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे। इवन आपका एयर, एयर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है ना भाई। इसलिए देखो, बैलून में आप एयर को भरते हो, स्पेस कम पड़ जाता है, और एयर भरते हो फट जाता है, और उसका मास भी होता है। भले मास बहुत कम होता है लेकिन मास होता है। तो एनीथिंग अराउंड अस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फिर वहीं पे क्लास 9 में ही इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर को फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट में, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। लेकिन फिर आता है कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि हाउ द मैटर इज मेड अप ऑफ। ये मैटर जो है किस चीज से बना हुआ है। तो मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। मैटर जो हमारे सराउंडिंग में है, या तो वो एटम से मिलकर बना है, या तो वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ठीक है, और इसी मतलब कि अब एक मैटर के अंदर में कितना नंबर ऑफ एटम्स है, डिफरेंट टाइप, उसी के बेसिस पे फिर मैटर को फर्दर क्लासिफाई किया गया, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। कोई भी मैटर अगर सिंगल टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ हो तो उसको हम एलिमेंट कहेंगे। तो एलिमेंट आर दोज मैटर विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। आप एलिमेंट को आप कितना भी ब्रेक कर दो, कितना भी एकदम स्मॉल से स्मॉल पीसेस कर दो, उसमें से हमेशा जो एटम निकलेगा वो सिमिलर बिहेवियर का होगा, सिमिलर प्रॉपर्टी का होगा। चूंकि पूरे मैटर्स के अंदर में सिमिलर टाइप के एटम्स ही हैं, उसमें डिफरेंट टाइप का एटम्स नहीं होता, सिंगल। तो ऑल दोस मैटर विच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। एग्जाम्पल, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर एंड सो ऑन, और बहुत सारा है। फिर कंपाउंड क्या हुआ, तो मैटर विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स। कोई भी ऐसा मैटर जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बना है, उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। इन दिस केस एटम लॉस देयर बिहेवियर। जब 2 एटम आपस में मिलते हैं, मिल करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो एटम अपना ओरिजिनल जो बिहेवियर होता है उसको लॉस कर जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका वाटर, वाटर के बारे में जानते हो, पानी। वाटर इज अ मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो वाटर बना हुआ है, तो वाटर के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर में हाइड्रोजन वाला या ऑक्सीजन वाला बिहेवियर है? नहीं है, वो अपना बिहेवियर को लॉस कर जाता है। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिल करके कोई सब्सटेंस बनाए तो उसको कंपाउंड कहते हैं, बशर्ते कि वो अपना बिहेवियर को लॉस कर जाए। और अगर अपना बिहेवियर को मेंटेन रख ले तो हम उसको मिक्सचर कहेंगे। When 2 or more than 2 substance combine together and maintain their physical behavior, वो अपना फिजिकल बिहेवियर को मेंटेन रखें, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मिक्सचर।
फॉर एग्जाम्पल नमक पानी का मिक्सचर, नमक और पानी मिला देते हैं तो क्या दोनों मिलकर कोई तीसरा चीज़ बन जाता है? नहीं, आपको उसमें भी नमक का टेस्ट आ जाएगा, पानी पता चल जाएगा। नमक चीनी, सॉल्ट एंड शुगर, है ना, सैंड एंड राइस, सैंड और राइस को मिला दो, ये सब मिक्सचर है। हम लोग को अभी कंपाउंड पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है, मिक्सचर पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है। डिस्कस किस चीज़ पे करना है? एलिमेंट पे। प्रेजेंटली अभी आप जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग में कुल 118 एलिमेंट है, जिसमें से अप्रॉक्स 98 जो है नेचुरली पाए जाते हैं। 94, तो 94 नेचुरली पाए जाते हैं और बाकी अभी उतना नहीं पाया जाता है। जानकारी है लेकिन उतना नहीं है। अब ये जो 94 एलिमेंट हैं नेचुरली पाए जाते हैं, या आप 118 एलिमेंट मान लीजिए। अब ये जितने भी एलिमेंट है सबका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। सबका फिजिकल बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। सबका फिजिकल मतलब मास अलग है, फिजिकल स्टेट अलग है, उसके बाद रिएक्टिविटी जो प्रोसेस होता है वो अलग है। मतलब जितने भी एलिमेंट है सबका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। अब हमको क्या करना है कि क्लासिफाई करना। अब इतने सारे जो एलिमेंट है सबका बिहेवियर क्या है? बिल्कुल अलग अलग है। अलग अलग है, मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे एलिमेंट है और सबका बिहेवियर अलग है, लेकिन आपको क्या करना है कि उसको यूज़ करना है। अगर आपको यूज़ करना है तो फिर क्या करना होगा? मान लीजिए कि लेट्स अज्यूम आपके पास 20 एलिमेंट्स है, इसमें से बहुत सारे एलिमेंट जो हैं सबका डिफरेंट बिहेवियर है, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिनका बिहेवियर जो है वो मैच कर रहा है, एक जैसा। तो हम लोग दो तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो सारे जो 20 मान लीजिए लेट्स अज्यूम कि 20 एलिमेंट्स है, सबको एक डब्बे में लिए, सबका फिजिकल बिहेवियर लिख करके, फिजिकल केमिकल जितना भी बिहेवियर है उसके डब्बे पर लिख दिए और 20 को एकदम लाइन से रख दिए। जब कभी भी हमको उसको यूज़ करना होगा तो एक एक डब्बे को जाएंगे, उसको रीड करेंगे, उसका फिजिकल बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर, और अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग को जो ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको यूज़ करेंगे, है ना। लेकिन इस काम में आपको क्या लगेगा? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर 20 ही है तो एक एक को जाके देखना पड़ रहा है। इसको जाने से पहले हम आपको क्लासिफिकेशन, अब हम लोग आ रहे हैं एलिमेंट नहीं, अब बात किस चीज़ पे कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन, कि अब हमको एलिमेंट को क्लासिफाई करना है। अलग अलग नहीं, अकेला अकेला नहीं स्टडी करना, उसको क्लासिफाई करना। क्लासिफाई मतलब कि उसको ग्रुपिंग में रखना है। अकेला अकेला जो स्टडी कर रहे हैं उससे अच्छा है कि अगर दो एलिमेंट सिमिलर फिजिकल बिहेवियर या केमिकल बिहेवियर के, तो हम उसको अलग अलग क्यों स्टडी करेंगे? दोनों को एक ग्रुप में रखेंगे और सिर्फ उसके ग्रुप का बिहेवियर याद रखेंगे। ग्रुप का बिहेवियर याद रखेंगे तो चूंकि उस ग्रुप में वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस एलिमेंट का बिहेवियर वही होगा जो उस ग्रुप का होगा, है ना। अब ऐसे आप सोचिए, जैसे अगर मान लीजिए आपका घर है, सबके पास घर होगा, ऐसा थोड़ी ना कि बिना घर के तुम लोग आए हुए। आपके घर में कितने मैटर्स होंगे? मैटर्स मतलब आप मान के चलिए सब्सटेंस, आपके घर में कितना सारा सामान होगा। तो अगर आप लिस्टिंग तैयार करोगे तो बहुत सारा आएगा, 1000-2000 से ज़्यादा हो सकता है। उसमें से अगर आप देखिएगा तो आप देखिएगा बहुत सारा ग्रुपिंग कर सकते हो। ग्रुपिंग का मतलब कि जैसे बहुत सारा मैटर, उसमें कुछ क्लॉथिंग्स है, क्लॉथ्स है ना, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ बाथरूम में यूज़ करने की चीज़ें हैं, कुछ किचन में यूज़ करने की चीज़ें हैं। मतलब कि मैटर्स तो है और डिफरेंट टाइप का है, लेकिन उसमें से कुछ सिमिलर है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि पॉट, बकेट, स्पून, ये सब जो है ये कहाँ का सामान है? किचन। इसको हम लोग किचन में यूज़ करते हैं। सोप, टॉवेल, ये सब कहाँ का है? बाथरूम। उसी तरह से शर्ट, पैंट, सलवार, सूट, दुपट्टा, ये सब क्या है? क्लॉथिंग है। तो तुम ऐसा करो कि सबको एक ही में मिला दो, मिला दो, सबको मिला के रख दिए, छोड़ दिए, और अचानक से हमारे घर में कोई गेस्ट आ गए। मतलब कि किचन का जितना भी सामान है, बाथरूम का जो सामान है, क्लॉथिंग का जो सामान है,
स्टडी मटेरियल भी तो होगा ही घर पे, बुक कॉपी सबको मिला के छोड़ दिया एकदम एक ही साथ। अब सोचिए कि अचानक से आपके घर में कोई गेस्ट आ गया। गेस्ट आएंगे तो सबसे पहले आप क्या करते हो? उनके लिए पानी का इंतजाम करते हो। तो पानी का इंतजाम करोगे तो आप नल की तरफ नहीं भागोगे, सबसे पहले कहाँ भागोगे? ग्लास के तरफ। आप लोग सिंपल सा ग्लास के लिए जब भी भागना होता है तो किधर भागते हो? किचन। सीधे किचन में भागते हो, किचन में जाते हो, ग्लास उठाते हो, पानी लेते हो और ला करके दे देते हो। बाथरूम में नहीं जाते हो? क्यों नहीं बाथरूम में जाते हो? क्योंकि आपको पता है कि जो भी सामान है किचन का यूज करने वाला जो सामान है उसको हम लोग किचन में रखें, क्लासिफाई कर दिए हम लोग। जो भी किचन का यूज करने वाला सब्सटेंस है उसको किचन में रखें। अब मान लो कि हम बाहर से आए और हैंड वॉश करना है, कहाँ जाएंगे? किचन में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हैंड वॉश करना है तो उसके लिए साबुन की ज़रूरत है, और साबुन जो होता है बाथरूम में यूज़ होता है तो उसको बाथरूम में रखें। आपको पैंट की ज़रूरत पड़ गई, कहाँ जाओगे? स्टडी रूम में, बाथरूम में, किचन में, कहाँ? आप जहाँ पे आपका क्लॉथ्स रखता होगा, ड्राइंग रूम होगा या आपका रेस्ट रूम होगा, वहाँ पे जाओगे। आपके घर में जो सामान है वो पूरी तरीके से क्लासिफाई करके रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर यूज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए ना। अब आपको थोड़ा सा दिमाग में आ रहा हो कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। अगर क्लासिफाई नहीं करते, होता भी है कभी कभी, होली का फेस्टिवल है तो घर में हम लोग सफाई करते हैं, या दिवाली का फेस्टिवल है घर में सफाई करते तो हम लोग क्या करते हैं? ये जो वर्ड है ना पुश, इसका मतलब यही होता है कि एकदम रैंडम जितने भी डिफरेंट बिहेवियर का एलिमेंट है उसको हम लोग एक साथ मिला दिए। दिवाली में यही होता है कि सारा सामान उठाएं और एक जगह जाके, और उस समय अगर आपके घर में गेस्ट आ गए, उनको चाय पिलाना है तो कम से कम 2-3 घंटा तो वेट उनको करना होगा, क्योंकि उस समय आपको चीनी कहाँ है। अब मम्मी चिल्लाएगी, चीनी कहाँ है बेटा? क्योंकि किचन का सारा सामान अब किचन में नहीं है, क्लासिफाई करके नहीं रखा हुआ। सस्पेन कहाँ है? चम्मच कहाँ है? पानी कहाँ है? सब कहाँ है? अब उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा किसी चीज़ को ढूंढना, उसको आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि आपको बिहेवियर नहीं पता होगा कि ये जो सामान है वो कहाँ का सामान है, इसका क्या काम है। ऐसे अगर क्लासिफाई करके आप रखे हुए, मान लो किचन में कोई सामान रखा हुआ तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो किचन में है तो उसका यूज़ किचन में होगा, है ना। लेकिन अगर क्लासिफाई करके नहीं रखा हुआ है और आपको जानकारी नहीं है तो आप खुद कंफ्यूज हो जाए कि है क्या, इसका क्या यूज़ है। तो हम लोग इसीलिए एलिमेंट को भी देखो, एलिमेंट भी सेम इसी तरीके से वो एकदम एक साथ घोच पोच तरीके से मिला हुआ है, और घोच पोच तरीके से मिला हुआ है। हमको एक एक को यूज़ करना है, और अगर हमको ईजिली यूज़ करना है, फास्टली यूज़ करना है, इफिशिएंटली उसको स्टडी करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस एलिमेंट को क्लासिफाई कर दिया जाए। क्लासिफाई करने का मतलब कि सिमिलर एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा जाए, जिसका बिहेवियर एक जैसा हो उसको एक ग्रुप में रखा जाए। फिर उससे क्या होगा कि इंडिविजुअली सबका बिहेवियर याद करने के बजाय हम क्या करेंगे कि उस ग्रुप का बिहेवियर याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस क्लासरूम इज क्लासिफाइड इनटू बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब कोई एक पर्टिकुलर कोई XYZ किसी का नाम लेता है और हमको पता चला कि वो गर्ल्स है, ये ग्रुपिंग है। जैसे पता चला गर्ल्स है तो इसका मतलब मेरे दिमाग के अंदर में बहुत सारा उसका बिहेवियर अपने आप आ गया। सिर्फ हमको ये पता चला कि वो किस ग्रुप का है ना, पता चल गया ना। इंडिविजुअली एक एक का नाम याद करके फिर उसका बिहेवियर याद करने से अच्छा है कि हमको सिर्फ बता दीजिए कि किस ग्रुप का। बॉयज़ है तो बॉयज़ का सारा कैरेक्टर एक जैसा होता है, गर्ल्स तो एक जैसा कैरेक्टर। तो एलिमेंट को अगर हम एक ग्रुप में अरेंज कर देंगे तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनका फिजिकल और केमिकल बिहेवियर एक जैसा होगा। इसीलिए हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, ताकि हमको याद करना ज़्यादा आसान हो।
उसको यूज़ करना ज़्यादा आसान हो और फास्टली उसको यूज़ कर सके। ठीक, यहाँ तक समझ में आया क्लासिफिकेशन क्यों। थर्ड वन है आपका पीरियोडिक। पीरियोडिक आपका घड़ी देखिएगा, घड़ी का जो मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है, बस इतना ही याद रखिएगा। घड़ी की सुई की एक खासियत है, क्या है सुई की खासियत? छोड़िए, सन है ना, सन का जो मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है। इसका मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद अपना पोजीशन को रिपीट करता है। मान लें कि हम इस तरीके से खड़ा हैं और मेरे सामने सन है और हम इसी तरीके से खड़े हैं, कुछ देर बाद हमारे सामने से सन जो होता है डिसअपियर हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन हम जिद्दी इंसान हैं, हम कहने ही सन को तो मेरे सामने आना होगा, तो क्या सन मेरे सामने फिर आएगा अगर हम इसी पोजीशन में रहेंगे? आएगा। कितने देर बाद आएगा? आफ्टर 24 आवर। 24 आवर के बाद फिर यहाँ पे आएगा, फिर 24 आवर के बाद फिर यहाँ आएगा। एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो अपना पोजीशन को रिपीट करेगा। घड़ी की सुइया को देखिए, वो सर्टेन टाइम के बाद अपना पोजीशन को रिपीट कर रहा है। मान लिया सुइया पहले 1 पे है, फिर 2 पे, अगर मान लिया मिनट हैंड वाला है, पहले 1 पे है, फिर 2 पे है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 के बाद फिर वो 1 पे आएगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, और एक सर्टेन टाइम के बाद आएगा। ऐसा नहीं कि पहले 1 पे आया, उसके 2-4 घंटे बाद फिर 1 पे आएगा, फिर 5-7 घंटे, नहीं। पीरियोडिक का मतलब होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट करेगा अपना पोजीशन। समझे? उसी को हम लोग ऐसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कि हम एलिमेंट को इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे कि एक सर्टेन टाइम के बाद सेम बिहेवियर और प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट करे। वो आगे हम लोग समझेंगे। पीरियोडिक का मतलब समझ में आया कि एलिमेंट को अगर हम अरेंज कर दिए तो एक सर्टेन टाइम के बाद फिर से सिमिलर एलिमेंट आएगा। क्लियर? ये था पीरियोडिक। अब हमारे आसपास में शुरुआत में क्या था कि उतने सारे एलिमेंट नहीं थे। आज मान लिया कि 118 एलिमेंट है, तो क्या जब से इस धरती पे, इस अर्थ पे ह्यूमन बीइंग रहना शुरू किए, एंशिएंट पीपल, आप जानते हैं ना, हमारे जो पूर्वज थे वो जंगलों में रहते थे, पेड़ पर रहते थे, बंदर थे। हम लोग भी क्या हैं? बंदर की प्रजाति है। अगर आपको कोई बोले कि आप बंदर हो तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। हमारे जो पूर्वज, जो हमारे पूर्वज हैं वो क्या थे? बंदर थे। अब बंदर से थोड़ा सा उनका बिहेवियर चेंज हुआ, लेकिन फिर भी वो जंगल में ही रहते थे, पेड़ पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, नंगे रहते थे, कोई तरह का शर्म उरम नहीं था। फिर बाद में वो लोग पेड़ का जो बार्क होता वो पहनना शुरू किए, उसके बाद स्किन पहनना शुरू किए। उस समय पका हुआ खाना वो लोग नहीं खाते थे, कच्चा खाते थे हर चीज़। इसी बीच में उन लोगों ने आग का डिस्कवरी किया। आग से पहले आप जानते हैं कि उनका जो हथियार होता था, वेपन्स, वो पत्थर का होता था। पत्थर का ही वेपन से वो शिकार करते थे जंगली जानवरों का, है ना। फिर बाद में आयरन आया, ब्रॉन्ज आया, कॉपर आया और बहुत सारे मेटल आए जिनका वो डिस्कवरी किए, फिर उसका यूज़ किए। और धीरे धीरे इस अर्थ पे तो एलिमेंट था ही, बहुत पहले से था, जानकारी नहीं थी। तो जानकारी जैसे जैसे कलेक्ट होते गया, हमारे जो पूर्वज थे उसको यूज़ उस तरीके से करते चले गए और उस तरह से उनका लाइफ जो था स्टाइल वो चेंज होता चला गया। हमारे लाइफ स्टाइल में इस एलिमेंट का भी बहुत ज़्यादा असर हुआ है। और आज जो भी हमारा लाइफ स्टाइल है इसमें कहीं ना कहीं एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है। चलिए उससे पहले चलते हैं। तो शुरुआत में एलिमेंट इतना नहीं थे, मतलब इतने के बारे में जानकारी नहीं था जितना आज हमें जानकारी है। कुछ कम 18, 22 और इसी के अप्रॉक्स में एलिमेंट के बारे में हम लोग को जानकारी था, हमारे पूर्वज को। हमें कैसे? हमारे पूर्वज को।
तो उस टाइम में भी उन्होंने क्या किया कि एक एक इंडिविजुअली को अलग अलग बिहेवियर याद रखने के बजाय उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस सारे एलिमेंट को क्लासिफाई कर दें, ग्रुप कर दें। और शुरुआत में उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट लिए क्लासिफाई करने के लिए, बहुत सारे अटेम्प्ट लिए, मतलब कि क्लासिफाई अगर करना भी है तो किस बेसिस पे करना है। समझ में आ रही है बात? एलिमेंट आपके पास मान लिया 20 एलिमेंट है और आप उसको ग्रुपिंग करना चाहते हो, किस बेसिस पे ग्रुपिंग करना चाहते हो? फॉर एग्जांपल आपके घर में हजारों गुड्स है, अब उसको आप क्लासिफाई करते हो, किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हो? यूज के बेसिस पे, कि जो किचन में यूज होता है उसको किचन में रखेंगे, जो बाथरूम में यूज होता है बाथरूम में रखेंगे, जो स्टडी रूम में यूज होता है स्टडी रूम में। क्लासरूम में हम स्टूडेंट को क्लासिफाई करते हैं किस बेसिस पे? यूज के बेसिस पे, कि क्लासरूम में जो बच्चे आए हुए हैं तो इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो झाड़ू पोछा कर सकते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो खाना बना सकते हैं, नहीं ना। हाँ, क्लासरूम में बच्चों को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, मेल एक तरफ, फीमेल एक तरफ। उससे क्या होता है कि अगर बाई चांस किसी का नाम कॉल करना है, मान लें कि नाम हम देखें, जैसे नाम देखें कि लड़की का नाम है, तो सीधे हमारे पास 50% टाइम बच गया। पूरे लड़के को नज़र, मतलब पूरे लड़के पर नज़र डालने के बजाय अब जब लड़की का नाम है तो जिधर लड़की बैठी हो उधर हम डालेंगे, तो सीधा सीधी कितना टाइम घट गया? 50%। 50% को बिल्कुल हटा दीजिए और फिर उसमें से लड़की को ढूंढ लेते हैं। तो वो सेक्स के बेसिस पर क्लासीफाई किए। आपके बैग में, आप बैग के अंदर में बहुत सारे मटेरियल को क्लासीफाई करके रखते हैं। आपके बैग में भी बहुत सारी चीज़ होगा, लाइक बुक होगा, कॉपी होगा ना, और कुछ और मटेरियल होगा जो आपको ज्योमेट्री बॉक्स होता है। तो आप क्लासीफाई करते हो बुक को, मतलब पढ़ने वाला एक तरफ, लिखने वाला मतलब कॉपी एक तरफ, और जो उसमें हेल्प करता है उसको एक तरफ। तो सेम एलिमेंट को भी क्लासीफाई करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, वे किस बेसिस पर हम क्लासीफाई करें। तो शुरुआत में बहुत सारे अटेम्प्ट लिए गए और उसी में से एक अटेम्प्ट लिया गया कि जितने भी एलिमेंट थे उनको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मेटल और नॉन मेटल। मेटल को एक ग्रुप में रखा गया, नॉन मेटल को एक ग्रुप में। लेकिन समस्याएं बाद में पैदा हो गई। मेटल और नॉन मेटल को ग्रुप करने से क्या आपका समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो मेटल होते हैं, मेटल में भी बहुत सारे ऐसे मेटल है जिनका बिहेवियर एक दूसरे से मैच नहीं करता। आप सब जानते करते हो मेटल के बारे में, तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े ही हैं। तो आप जानते हो ना कि जितने भी मेटल है सबका बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। किसी का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, कुछ ज़्यादा लश्रस होता है, कोई कम होता है, कोई ज़्यादा रिएक्टिव। तो यही प्रॉब्लम आया, एक साथ मेटल को रख करके उसको स्टडी करना और उसको यूज़ करना। अब हम एक ही ग्रुप में सोडियम को और एक ही ग्रुप में आयरन को रख दें तो फिर तो मज़ा है। आयरन उठा के आराम से रोड पे घूम लेंगे और सोडियम उठा के घूमने की कोशिश करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। एक साथ उसको नहीं ना स्टडी कर सकते हैं। तो लगा कि अच्छा, उसी तरह से नॉन मेटल में भी है कि नॉन मेटल भी सारा, नॉन मेटल एक जैसा थोड़ी ना है, सबका डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर है। तो लगा कि एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ मेटल और नॉन मेटल क्लासिफाई करके कोई बहुत बड़ा 30 मार खाने वाला हम काम नहीं किए। हमारी समस्याएं एस इट इज़ बना हुआ है, अभी भी हमने प्रॉब्लम हो रहा है। फिर ग्रुपिंग की बात आई। इसी में एक अर्ली अटेम्प्ट था डोबर्नियर का। डोबर्नियर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। डोबर्नियर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने शुरुआत में क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या तरीका क्या अपनाया, किस बेसिस उन्होंने क्लासिफिकेशन किया? तो उन्होंने जो थ्योरी दिया, कहें कि आप 3 एलिमेंट को लीजिए। उन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं डोबर्नियर ट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब 3 का ग्रुप, क्योंकि उनके ग्रुप में 3 एलिमेंट का ग्रुप था, इसलिए उसको डोबर्नियर ट्राइड कहा गया। उन्होंने कहा कि इफ एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, 3 एलिमेंट लीजिए और तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख दीजिए, और इस तरीके से रखिए कि फर्स्ट और लास्ट का एटॉमिक मास का रफली एवरेज मिडिल वाले के बराबर हो, तो तीनों का बिहेवियर एक जैसा होगा।
if element are arranged in increasing order of their atomic mass in such a way the roughly average of middle one is equal to the first and last. मतलब पहला और लास्ट का एटॉमिक मास का जो एवरेज होता है, पहला और लास्ट का एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा वो मिडिल वाला के रफली इक्वल होगा. रफली इक्वल मतलब एग्जैक्ट नहीं. फॉर एग्जांपल आप यहाँ समझिए, जैसे कि आप मान लिए कि ये लिथियम दिया हुआ, इसका मास कितना है 6.9 और पोटेशियम का मास कितना है. तो इन दोनों का मास को हम एवरेज निकालते हैं. एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के मास को ऐड करते हैं. तो 39.6.9 डिवाइडेड बाई 2 आपका हो गया कितना 45.9 डिवाइडेड बाई 2 22.95. ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 23 के. बोला इन दोनों का एटॉमिक मास का एवरेज इसके बराबर है ना. तो ये तीनों का बिहेवियर एक जैसा होगा. सिमिलर वे में कैल्शियम, स्ट्रैंथियम और बेरियम, इन दोनों का एटॉमिक मास निकालो, इसका एवरेज करो. एवरेज करोगे तो कितना आएगा, ये हो गया आपका 4, 7, 7 और 1 डिवाइडेड बाई 2. आपका हो गया यहाँ से 8 हुआ ना, फिर कितना हुआ 8.7, लगभग 87.6, लगभग 88.6 के करीब करीब है, बराबर है ना. उसी तरह से आप इसको भी देखिएगा. तो डोबर्नियर ने कहा कि अगर हम 3 एलिमेंट को ले, चूंकि वो 3 एलिमेंट को लिए इसीलिए डोबर्नियर ट्राइड कहा गया, और इस तरीके से ले कि फर्स्ट और लास्ट का एवरेज, रफली एवरेज मतलब एग्जैक्ट नहीं, रफली एवरेज मिडिल वन के बराबर हो, तो तीनों का बिहेवियर एक जैसा होगा. और उन्होंने इस तरह से 3 ट्राइड बना करके दिया. मैच भी करता, अभी भी बिहेवियर मैच करता है. लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का बिहेवियर एक जैसा होता है. क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका बिहेवियर आज भी एक जैसा होता है. समस्याएं तब पैदा हो गई जब कुछ और नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ, और जब और नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो इसी बेसिस पे उसको रखने की कोशिश किया गया. 3 एलिमेंट लिया गया और इस तरीके से लिया गया कि फर्स्ट और लास्ट का एवरेज मिडिल वन के बराबर था, तो तीनों का बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए था. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तीनों का बिहेवियर बिल्कुल ही अलग अलग हो गया. तो बाद में कहा गया कि ये जो डोबर्नियर ट्राइड्स, जो रूल है डोबर्नियर का, ये सारे एलिमेंट पे अप्लीकेबल नहीं है. और आप जानते ही हैं कि साइंस की भाषा में कोई भी लॉ होता, जब तक सब चीज़ पर अप्लीकेबल नहीं हो तब तक हम लोग उसको आगे लेकर नहीं चलते, उसी दिन उसको डिस्कार्ड कर देते हैं. तो इसलिए चूंकि ये सारे एलिमेंट पे अप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था, इसीलिए डोबर्नियर ट्राइड को डिस्कार्ड कर दिया गया. क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक. तो ये आपका बेसिक है क्लासिफिकेशन का. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और डिस्कशन करेंगे, कुछ और मेथड्स पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस का. एक बार इसको रीड करके और एक नोट्स अपने से तैयार कर लेना, ठीक है.